ऑडियो क्रमांक 3। पुस्तक का नाम बालकों का भावनात्मक निर्माण। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। सत्य एवं शील। बाल मनोविज्ञान के प्रसिद्ध यूरोपीय विशेषज्ञ डॉक्टर नील ने अपनी पुस्तक बाल समस्या में एक मनोरंजक घटना का वर्णन किया है। वे लिखते हैं कि एक व्यक्ति अपने बच्चे को मेरे पास लाया और कहने लगा कि इसे चोरी करने का दुर्व्यसन लग गया है, आप इसका सुधार करें। मैंने बच्चे के अध्ययन के लिए उसे अपने पास ठहरा लिया। मुझे मालूम हुआ कि बच्चे की आयु 13 वर्ष की थी। इसके बावजूद उसके पिता ने उसके लिए आधी टिकट खरीदी और रेलवे को जानबूझकर धोखा दिया। यह लिखते हुए नील प्रश्न करता है कि जो बाप स्वयं अपने बच्चे के सामने झूठ बोलकर पूरे के बजाय आधी टिकट खरीदता है और रेलवे को धोखा देकर हानि पहुंचाता है, वह अपने बच्चे से यह गलत आशा क्यों करता है कि वह चोरी की आदत छोड़ दे। हम यदि अपने दैनिक जीवन पर दृष्टिपात करें तो पता चलेगा कि हम स्वयं ही जानबूझकर या अनजाने में अपने बच्चे को झूठ बोलने की शिक्षा देते हैं। उदाहरण के तौर पर, जब कोई ऐसा व्यक्ति हमारे घर आए जिससे हम मिलना नहीं चाहते, तो हम किसी बच्चे के मुंह से कहलवा देते हैं कि घर पर नहीं है, यद्यपि हम उस समय घर पर ही होते हैं। या कभी कोई ऐसा व्यक्ति कोई वस्तु मांगने आता है तो हम उसे कह देते हैं यह तो अमुक व्यक्ति मांग कर ले गया है। ऐसे अवसर पर हम यह नहीं सोचते कि घर में जितने बच्चे हैं वे सब हमारे व्यवहार से झूठ बोलना सीख रहे हैं। मजे की बात तो यह है कि हम दूसरों से नहीं, स्वयं अपने बच्चों से भी झूठ बोलते हैं, झूठे वायदे करते हैं और इस प्रकार उनके मन में यह बात बिठा देते हैं कि सत्य का कोई महत्व नहीं है। परंतु यह हमें समझ लेना चाहिए कि आज का बच्चा ही कल का प्रौढ़ है और किसी व्यक्ति को सफलता इसी बात से नहीं मिल जाती कि उसने अपने स्वभाव के अनुकूल पेशा चुन लिया है, काम में प्रवीणता प्राप्त कर ली है। प्रत्येक व्यवसाय के कुछ विशेष नियम और ढंग होते हैं जिनका यदि उनका ध्यान न रखा जाए तो प्राकृतिक सुझाव और प्रवीणता आदि गुण कुछ सहायता नहीं कर सकते। बहुत संभव है कि इन गुणों के बावजूद भी असफलता का मुंह देखना पड़े और सारा जीवन दयनीय दशा में ही बीते। संसार केवल यह नहीं देखता कि कोई व्यक्ति अपने काम के विषय में कितनी निपुणता प्राप्त किए हुए है, वह यह भी देखता है कि अब वह अपने पेशे के व्यावहारिक नियमों से भी परिचित है अथवा नहीं। कोई भी व्यवसाय हो, उसे व्यापार से भिन्न नहीं समझा जा सकता। एक टोकरी उठाने वाला मजदूर भी वास्तव में एक व्यापारी है। वह अपना शारीरिक श्रम बेचकर जीवन यापन करता है। दफ्तर में काम करने वाला क्लर्क भी एक व्यापारी है। वह अपने मानसिक परिश्रम का बदला लेता है। और दुकानदार तो व्यापारी है ही, वह अपना माल देता है और दाम पाता है। इसी प्रकार वकील, डॉक्टर, इंजीनियर सभी व्यापारी हैं। प्रत्येक व्यक्ति संसार की मंडी में अपना माल बेचकर अपना पेट पाल रहा है। अतः यह कहना गलत नहीं होगा कि व्यापार के नियम प्रत्येक पेशे के आधारभूत नियम होने चाहिए। किसी पेशे को इन नियमों से मुक्त नहीं कहा जा सकता। ईमानदारी सर्वोपरि। व्यवसाय के व्यावहारिक नियमों के जिक्र में सर्वप्रथम स्थान ईमानदारी का है। इसलिए नहीं कि यह एक धार्मिक आज्ञा है और सभी धर्मों ने इसको बहुत महत्व दिया है। वेद शास्त्रों और धार्मिक ग्रंथों में सत्य की बड़ी महिमा गाई गई है, वरन इसलिए कि ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। इससे ठोस और दृढ़ परिणाम निकलते हैं। इसमें उन्नति का रहस्य छिपा हुआ है। ईमानदारी से अच्छा कोई विज्ञापन नहीं, इससे अच्छी कोई साख नहीं। यह मनुष्य के मानसिक और भौतिक विकास का अमूल्य नियम है। संसार में ईमानदार व्यापारियों और कर्मचारियों की सदा मांग रही है। वह फर्म, वह दुकान, वह क्लर्क और वह मजदूर बड़ा भाग्यवान है जिसके साथ बरतने वाले लोग उसे ईमानदार समझते हैं। असफलता अधिकतर उन्हीं लोगों के हिस्से में आती है जो लेन देन में के खरे नहीं होते, जो अपने असामियों, ग्राहकों और मालिकों को धोखा देते हैं, जो समय में, धन में, माल में बेईमानी को अपना स्वभाव बना लेते हैं। कारोबार या पेशे का उद्देश्य लोगों को बुद्धू बनाकर अपना उल्लू सीधा करना नहीं। यह ठीक है कि कुछ लोग चालाकी और धोखे से भी सफल हो जाते हैं, परंतु उनकी सफलता वास्तव में कोई सफलता नहीं। एक पुरानी लोकोक्ति है
और उसके ठीक होने से कोई संदेह नहीं है कि कांठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। बेईमानी और धोखे का भांडा एक न एक दिन अवश्य फूटता है। एक वृद्ध व्यापारी को मैं वर्षों से जानता हूँ। उनका देहांत हो चुका है। ईमानदारी उनके कारोबार का आधारभूत नियम था। वह अपने कारखाने में बढ़िया से बढ़िया माल तैयार करते थे। उनके पास जो ग्राहक आता, वह बच्चा हो या बूढ़ा, अज्ञात व्यक्ति हो या अपना संबंधी, सबके साथ समान व्यवहार करते। ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई प्रियजन उनके निश्चित दामों में से कोई कमी करवाने में सफल हो सका हो। ऐसा भी कभी नहीं हुआ कि किसी अनजाने व्यक्ति से उन्होंने कभी अधिक दाम लिए हों। लोगों को उनके तैयार किए हुए माल और उनके लगाए दामों पर पूरा भरोसा था। उनका प्रत्येक ग्राहक उनका चलता फिरता विज्ञापन था। दूर दूर से व्यापारी उनसे माल खरीदने के लिए आया करते थे, और वह केवल इसलिए कि उसकी ईमानदारी प्रसिद्ध थी। ईमानदारी मित्र बनाने में सहायता करती है और मित्र सफलता का मुख्य आधार समझे गए हैं। एक बार मेरे एक मित्र ने बताया कि वे एक बार पुस्तक विक्रेता की दुकान पर गए, उससे कुछ पुस्तकें खरीदी। वापस आते समय वे अपना बहुमूल्य कलम उसकी दुकान पर भूल आए। उन्हें याद भी न रहा कि कलम कहाँ रखकर भूल गए हैं। कई सप्ताह बाद उन्हें फिर उस दुकान पर जाने का अवसर हुआ। दुकानदार ने उन्हें देखते ही मेज की दराज खोली और कलम निकालकर उनके हवाले कर दिया। मेरे मित्र के मन पर उसकी ईमानदारी का गहरा प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था। इस घटना को कई वर्ष बीत गए, परंतु वे आज तक भी नहीं भूले और न कभी भूल सकते हैं। साथ ही वे उस दुकानदार के स्थायी ग्राहक बन गए। हम देखते हैं कि अंग्रेजी, जर्मनी और अमेरिकन माल की बाजार में बड़ी मांग रहती है। उनका मूल्य चाहे अधिक हो, लेकिन भारतवासी भी उसी को खरीदना पसंद करेंगे। इसका एकमात्र उत्तर यही है कि उनके माल में सच्चाई है। जो कुछ लिखा रहता है, माल उसी तरह का होता है। इसके विपरीत हमारे देश की कंपनियों में प्रायः अधिकांश धोखे पर अपने व्यापार को आधारित करती हैं। दिया सलाई जैसी छोटी वस्तु से लेकर बड़ी बड़ी वस्तुओं में, दवाओं में, खाद्य पदार्थ आदि में, सभी में मिलावट ज्यादा दिखती है। यही कारण है कि अपने कारोबार को न तो ख्याति दे पाते हैं और न उससे स्थायी रूप से धन ही कमा पाते हैं। बच्चे सत्यनिष्ठ कैसे बने? यह बात भी विश्वास करने योग्य है कि सदा ही सत्य और असत्य कठिन होता है। झूठ बोलने में, बेईमानी करने में, ठगने में, चोरी करने में, व्यभिचार में, चालाकी में, चतुराई में, होशियारी और पेशबंदी की बड़ी आवश्यकता है। इसके विपरीत सच बोलने में, पूरा तौलने में, ईमानदारी बरतने में, सदाचारी रहने में किसी खटपट की जरूरत नहीं। लेकिन संचित संस्कारों, पुरानी आदतों और वातावरण के दुष्प्रभावों के कारण सन्मार्ग पर चलते फिरते पैर फिर जाता है। आदमी सत्य के विपरीत झूठ का अवलंबन लेता है। इसलिए आवश्यक है कि बचपन से ही सत्य बोलने की आदत डाली जाए। नंबर 1, बच्चे से सत्य बोलने की आदत डालने हेतु जो सबसे बड़ा प्रयास करना है वह यही है कि माँ बाप स्वयं सच बोले। झूठे माँ बाप अपने बच्चे में सत्य के प्रति आस्था पैदा ही नहीं कर सकते। महात्मा गांधी ने सत्य का पाठ अपने पिता से पढ़ा था। उनके पिता राजकोट रियासत के दीवान थे, परंतु सदैव सत्यता के मार्ग पर चलना उन्हें पसंद था। एक बार सत्य बोलने के लिए उन्हें राजा का पोप भाजन भी होना पड़ा और वे जेल तक भेज दिए गए, परंतु उन्हें छोड़ दिया गया। उनकी स्थायी ख्याति हो गई। व्यक्तिगत उदाहरण सबसे महत्वशाली और प्रभावकारी माना गया है। बच्चा चाहे 1000 पुस्तकों में सत्य की महिमा का प्रतिपादन करने वाले श्लोक, चौपाइयाँ और दोहे क्यों न पढ़ ले, लेकिन यदि कोई व्यक्ति अथवा उसका वातावरण सत्य की महिमा को स्वीकार नहीं करता, तो वह भी सत्य के प्रति आस्थावान नहीं बन सकेगा। माँ बाप के ज्वलंत उदाहरण ने बालक मोहनदास करमचंद गांधी में सत्य के प्रति निष्ठा पैदा कर दी। पाठशाला में जब निरीक्षक आया तो अपने मास्टर के संकेत करने पर भी उन्होंने अपने साथी विद्यार्थी की कॉपी से देखकर स्पेलिंग ठीक नहीं किया। यह केवल उनके माता पिता का प्रभाव था।
नंबर 2, सत्य के लिए वातावरण चाहिए। माता पिता के उदाहरण के साथ साथ परिवार एवं बच्चे के साथियों को भी ऐसा होना चाहिए जो सच्चाई को जीवन नीति समझते हों। धार्मिक भाषा में इसी को सत्संग शब्द से संबोधित किया गया है। जिन बच्चों को आदर्श व्यक्तियों के संपर्क में आने का सुअवसर बचपन से मिल जाता है, उनका चरित्र हीरे के समान चमकदार बनता जाता है। यद्यपि आज सच बोलने वालों की तुलना में झूठे लोगों की बहुतायत है, फिर भी ऐसा नहीं माना जा सकता कि सच्चे लोग हैं ही नहीं। हर क्षेत्र और हर गांव में ऐसे लोग होते ही हैं। माँ बाप को चाहिए कि गांव, मोहल्ले अथवा नगर के ऐसे लोगों जिनको वह भली भांति जानते हों, उनके पास लड़के को कभी कभी ले जाकर परिचय करा दे। बच्चे के दिल में उनके प्रति आस्था पैदा करके उन्हें यह उपदेश भी दे दें कि कभी कभी इनके पास अवश्य आया करें, ताकि उनके संपर्क से उसे बहुत कुछ शिक्षा मिले। दूर रहने वाले सत्यवादी और आदर्श लोगों से बच्चे का पत्र संबंध कराना चाहिए। 2-4 लोगों के नाम पते यदि पिता अपने बच्चे को बताकर किसी तात्कालिक समस्या पर अपने से उनको पत्र लिखा दे, तो उत्तर आने से बच्चे में स्वयं उन लोगों के प्रति रुचि पैदा होगी। तब वह उनको पत्र लिखना आरंभ करेगा और धीरे धीरे उनके चरित्र का प्रभाव बच्चे पर पड़ता रहेगा। नंबर 3, बच्चे के संगी साथी ऐसे होने चाहिए जैसे कि आप अपने बच्चे को बनाना चाहते हैं। लोफर, गुंडे या फैशन परस्त लड़कों के साथ उठने बैठने अथवा खेलने टहलने की अनुमति आप बच्चे को कदापि न दें, चाहे आपको कुछ कड़ाई ही क्यों न बरतनी पड़े। आप बच्चे की मुंह देखी न करके उसे बुरे लड़कों के साथ संपर्क रखने से मना करें। साधारणतया 14-15 वर्ष की अवस्था होती है जब बच्चे के अंदर उमंग होती है। वह हर अच्छाई बुराई का मजा चखने की चेष्टा करता है, सभी के संपर्क में आने की चेष्टा करता है। इसमें उसे कोई दोष नहीं मालूम होता। जब माँ बाप उसे किसी का विशेष सोसाइटी में जाने से रोकते हैं, सिनेमा अथवा नाटक देखने से रोकते हैं, तो वह तरह तरह के तर्क देकर अपनी श्रेष्ठता एवं दुर्भावना को सिद्ध करने की चेष्टा करता है। माँ बाप के निर्देशों के औचित्य का अपने तर्कों से खंडन करके अपनी बात को सही सिद्ध करता है। इस आयु में बच्चों की तर्क शक्ति बढ़ जाती है। ऊंची शिक्षा और अनुभव वाले व्यक्ति तो अपने बच्चों पर तार्किक दृष्टि के प्रभाव से सफल हो जाते हैं, लेकिन साधारण योग्यता वाले माँ बाप अपने बच्चे के प्रभाव में आ जाते हैं। इसलिए इस अवस्था में चाहे थोड़ी कड़ाई करना पड़े, मगर बच्चे को बुरी सोसाइटी में उठने बैठने, खेलने आदि की अनुमति न दी जानी चाहिए। उसे खेलने, घूमने, टहलने अथवा मनोरंजन का अवसर दिया जाए, लेकिन बुरी सोसाइटी के साथ नहीं। नंबर 4, सत्यता के मार्ग पर चलकर कठिनाइयों पर विजय प्राप्त कर सफलता पाने वाले भूत तथा वर्तमान कालीन व्यक्तियों के उदाहरण भी बच्चे के सामने रखने चाहिए। ऐसे लोगों के जीवन चरित्र पढ़ने के लिए बच्चों को पुस्तकें भी उपलब्ध करनी चाहिए तथा उन्हें उत्साहित भी करना चाहिए। नंबर 5, सत्य बात कहने, सत्य आचरण करने अथवा सत्यता का कोई उदाहरण प्रस्तुत करने पर बच्चे की प्रशंसा करने से कभी भी चूकना न चाहिए। यदि किसी समय बच्चे ने सत्य का उदाहरण प्रस्तुत किया तो उसकी पीठ ठोकिए, सार्वजनिक रूप से उसकी प्रशंसा कीजिए और उसे उपयोगी वस्तुएं, पुरस्कार भी दीजिए। बच्चे प्रायः भय के कारण झूठ बोलने का आश्रय लेते हैं। बच्चों से भूलें तो होती ही हैं, हो ही जाती हैं। मान लीजिए अनजान में उन्होंने कोई वस्तु तोड़ डाली, उसके मन में भय पैदा होगा कि पिताजी अथवा माताजी को जब मालूम होगा तो वे सजा देंगे। इस भय के कारण वे तुरंत इनकार कर देंगे कि उनसे अमुक वस्तु नहीं टूटी है। मैंने बचपन में एक दिन सहसा बाहर से आकर एक बड़े पत्थर से घर की सील को तोड़ डाला। यद्यपि मैं उसे तोड़ना नहीं चाहता था, परंतु अनजाने में वह पत्थर उस सिल पर इतनी जोर से पड़ा कि उसके 2 टुकड़े हो गए। मैंने उठाकर एक कोने में खड़ी कर दी और स्वयं बाहर चला गया। शाम को जब वापस आया तब तक सिल टूटने की बात प्रकट हो चुकी थी और मैं मुजरिम घोषित हो चुका था। मुझसे पूछा गया तो साफ इनकार कर दिया, लेकिन अंत में पकड़ा गया।
इस प्रकार बच्चे भय के कारण झूठ बोलते हैं। माँ बाप यदि उन्हें भय रहित करें और प्रोत्साहित करें कि कोई भूल होने पर भी वे सदा सत्य बोलेंगे तो उन्हें सजा नहीं मिलेगी, तो बच्चों को सत्य बोलने का प्रोत्साहन मिलेगा। इसी प्रकार विद्यालय में अध्यापक भी यदि सत्य बोलने पर बच्चे को भयभीत करने के बजाय उसके साथ सहानुभूति दिखाएं तो बच्चे के मन में सत्य के प्रति आस्था पैदा होगी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने सत्य को ध्वज तो शील को पताका की उपमा दी है। पताका के सहारे ही ध्वज लहराता है। बिना पताका का ध्वज रखा हुआ साधारण वस्त्र माना जाएगा। इसी प्रकार सत्य की शोभा शील से होती है। अंगूठी में नग जिस प्रकार अंगूठी की शोभा बढ़ाता है, शील सत्य की शोभा बढ़ाता है। दोनों एक दूसरे पर अन्योन्याश्रित हैं। केवल सत्यभाषी के हृदय में अहंकार उत्पन्न होता है। सत्यभाषी यदि शील का सहारा न ले तो वह अहंकारी हो जाता है। नग्न सत्य प्रायः कटु होता है। इस प्रकार सत्यभाषी को श्रेय मार्ग पर ले जाने के बजाय उसे नाना प्रकार के कलहों में फंसा देता है। वह व्यक्ति अपने पास पड़ोस वालों की आंखों में खटकने लगता है। सभी लोग उसके विरुद्ध एक मोर्चा बना लेते हैं। फिर उसका सारा समय आपसी प्रतिद्वंद्विता में ही लगने लगता है और सत्य भाषण का पूरा लाभ उसे नहीं मिल पाता। इसलिए कहा गया है कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। सत्य बोलो लेकिन प्रिय बोलो। ऐसा सत्य न बोलो जो प्रिय न हो। महात्मा गांधी का सत्य शील से ओतप्रोत रहता था। जीवन भर उन्होंने सत्य और अहिंसा का प्रचार किया, लेकिन दोनों को प्रेम पर ही आश्रित किया। वे अपनी सत्यता पर हिमालय के समान दृढ़ और अचल रहते थे। भारी से भारी विपत्तियां भी उन्हें अपने मार्ग से विचलित नहीं कर सकती थी, परंतु व्यवहार में वे अपने विरोधी से भी रुई के समान मुलायम थे। कभी भी उन्होंने रूखेपन से बात नहीं की। वार्ता के समय सदैव उनके होठों पर प्रसन्नता नाचती रहती थी। वे अपनी बात को इस प्रकार कहते थे कि सुनने वाले को कर्णकटु न लगे, वरन वह उसकी वास्तविकता को हृदय से स्वीकार करे। दूसरे शब्दों में यूं कहा जा सकता है कि मीठी वाणी से वे अपने विरोधियों के हृदय तक अपनी बात को उतार देने में सफल हो जाते थे। सद्व्यवहार और शालीनता। ठीक इसी प्रकार हमें अपने बच्चों को अभ्यास कराना चाहिए। एक सबसे बड़ी कमी जो हमें अपनी समाज में देखने को मिलती है वह यही है कि अधिकांश लोग बातचीत का ढंग नहीं जानते। बच्चे तो इससे और भी अनभिज्ञ हैं। कोई बात कहेंगे तो आधी बात अपने मुंह में रख लेंगे। जल्दी जल्दी इस प्रकार अपनी बात कह डालेंगे कि सुनने वाला समझ ही नहीं पाएगा कि यह व्यक्ति क्या कह रहा है। हाई स्कूल और इंटर पास विद्यार्थियों को आप देखें, उन्हें अपनी बात ढंग से प्रकट करने की योग्यता नहीं होती। बीए में पहुंचते पहुंचते अभिमान की टोपी उनके सिर पर लग जाती है। चलेंगे तो अकड़कर, इधर उधर कपड़ों को देखते हुए बातें करेंगे तो अकड़कर, मानो वे बहुत बड़े उच्चाधिकार के पद पर पहुंच गए हों। अपने अध्यापकों के सामने तो हर वाक्य के साथ जी जोड़ेंगे, मगर किसी बाहर वाले से उनकी बात सुनिए तो इतना बहककर अकड़कर उच्छृंखल बातें करेंगे मानो जमीन आसमान का कुलावा मिला देने की क्षमता उनमें आ गई हो। ठीक ढंग से बातचीत करने का प्रभाव अपार है। बात का मर्म जानने को किसी जादूगर से कम नहीं समझना चाहिए। वह हर एक से अपना काम बना लेता है। हमारे विद्यालय में एक लड़का है। वैसे तो वह काम करने में अधिक सक्रिय नहीं है, लेकिन बातचीत करने का ढंग उसे मालूम है। सत्यभाषी भी है। मीठी मीठी बोली बोलकर अपना काम बना लेने की कला में निपुण है। एक बार उसे एक अन्य स्कूल से टीसी लानी पड़ी। जब वह वहां गया तो लिपिक ने 3 दिन के बाद टीसी देने को कहा। वास्तव नियम भी यही है और वह उस समय कार्यव्यस्त भी था, परंतु कुछ देर चुप बैठने के बाद इस लड़के ने अपनी बात का जादू लिपिक पर चढ़ाना शुरू किया। वह इससे इतना प्रसन्न हो गया कि स्कूल बंद होते टीसी बनवाकर प्रधानाचार्य के हस्ताक्षर कराकर इसे दे ही दिए। बात तलवार से भी अधिक शक्तिशाली होती है। जिसे बात करने की कला का ज्ञान हो गया, उसकी शक्ति राजा की शक्ति से भी बड़ी माननी चाहिए। यह बात आती है शील के अभ्यास से। बचपन से ही आप
बच्चे को ठीक ढंग से बातचीत करने का अभ्यासी बनाएं। शील का प्रत्यक्ष प्रदर्शन विनम्रता से होता है। शीलवान व्यक्ति विनम्र होता है। वह जब भी अपनी बात कहेगा विनम्रता से कहेगा। क्रोध के अवसर पर भी अकड़कर अपनी बात न कहना विनम्रता है। महात्मा गांधी अपनी सत्य बातों को कहते समय दूसरों की सुनते भी थे और बड़े तरीके से सबकी बातों का उत्तर देते थे।